हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि कोतवाल एंड JKAS में मेरी रैंक इस बार 56 आई है एंड मेरा ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री था। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हम बात करेंगे अभी प्रीलिम्स के बारे में। एंड जैसे आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जो कि आपका फाइनल स्टेज रहता है। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था। सी गाइस कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। देयर इज़ नो सच थिंग कि ये स्ट्रेटेजी गुड है एंड पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज़ बैड, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्ट्रेटेजी में कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो आप अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हैं, और जो आपको अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही लगता है, फिजिबल लगता है, वो आप मेरी स्ट्रैटेजी से उठा सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं और अपना एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसा मैंने किया था। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को सुना था, उन्हें समझा था कि किस तरह से क्या चीज़ को फॉलो किया गया है एंड क्या मुझे करना चाहिए मेरे ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, मेरी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो मैंने वैसे किया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। KAS के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो जल्दी ही निकलने वाले हैं, जैसा कि नोटिफाई किया गया है। टेंटेटिव कैलेंडर भी आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग आई गेस 11 जुलाई को प्रीलिम्स होने वाला है। गाइज आपके पास और 5 और 6 मंथ्स हैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो मेरे अकॉर्डिंग 5 और 6 मंथ आर गुड इनफ टू क्रैक द प्रिलिमिनरी स्टेज एटलीस्ट, राइट। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि ये जो 3 स्टेजेस हैं इंटीग्रेटेड मैनर में इनकी प्रिपरेशन की जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप रहता है उसमें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते मेंस के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है और टाइम कम रहता है। आपको ऑप्शनल भी करना है, आपको GS 1, 2, 3, 4 भी करना है। तो इट्स बेटर कि आप जब प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने मेंस के सिलेबस को भी दीजिए और उसे भी कवर करते रहिए, साथ साथ अपना ऑप्शनल भी कवर करते रहिए, राइट। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करनी है, और दूसरी बात ये कि अपने ऑप्शनल को साइडलाइन नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स रहा है, बट मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। तो गाइज अगर आपका माइंडसेट ऐसा है या आपने ऐसा सुना है कि जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है वही अपना ऑप्शनल रखिए, आप दूसरा ऑप्शनल के साथ क्रैक नहीं कर पाएंगे या हिस्ट्री के साथ क्रैक नहीं कर पाएंगे, स्कोरिंग नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो जस्ट डोंट लिसन ऑल दोज नॉनसेंस थिंग्स, क्योंकि आई कैन एश्योर यू कि आपकी तैयारी के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप क्या कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड हम अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एक बार देख लीजिए, पिछले सालों के जो भी पेपर्स हैं। देखो अब UPSC का पैटर्न हो चुका है, JKS का भी, तो आई विल रिकमेंड कि आप जो 2018 वाले जो केस के पेपर्स रहे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, एंड UPSC के भी पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप रेफ़र कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस नहीं रिपीट होंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, राइट। ताकि आप जब भी तैयारी करें, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर हो। इफ़ यू आर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये दिमाग में रहे कि सिविल सर्विसेज के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, राइट। कैसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। जो वनडे टाइप एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा हट के सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं, उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, राइट। सो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आई विल रिकमेंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर पहले पढ़ लीजिए, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है।
देन उसके बाद बुक लिस्ट जो है वो आप सबको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत सारे बुक लिस्ट जो हैं वो बताई हुई हैं, और वही सेम बुक्स मैंने भी रेफ़र की थी। एनसीईआरटी की बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, हिस्ट्री के लिए एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा हिस्ट्री ऑप्शन था, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए। सो जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शन नहीं रहता है उनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी स्पेक्ट्रम पढ़ें अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं आप। सीसीईआरटी की वेबसाइट से आप कुछ अच्छी इन्फो ले सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। देन उसके बाद साइंस एंड टेक जो है वो आप करंट अफेयर से करिए। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेड कलर की, उसे मैंने रेफ़र किया था। उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके इकोनॉमिक्स के, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें। बट आई विल सजेस्ट कि उसके बाद जो करंट अफेयर में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उन्हें आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सो उससे आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। देन उसके बाद बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो वो हम न्यूज़पेपर से करते हैं, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर द हिंदू कभी स्किप हो जाता है तो उसके अल्टरनेटिव में आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप कोशिश करें कि द हिंदू ही पढ़ा जाए। वहाँ से कुछ करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकते हैं। एंड एक जो मंथली कंपाइलेशन जो आता है करंट अफेयर्स की मैगजीन्स का, देयर आर मेनी मैगजीन्स अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे इनसाइट आईएएस का है, विजन आईएएस का है, ओनली आईएएस का है, आईएएस बाबा, एंड बहुत सारी जीएस स्कोर हैं अवेलेबल है। आप कोई भी एक अच्छा सा मैगजीन उठा लीजिए एंड उसे कवर करिए, मंथली वाइज जो आता है उसे कवर करिए। एंड आई विल रिकमेंड कि डेली बेसिस पे भी पढ़िए करंट अफेयर, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं उसे आप डेली बेसिस पे पढ़िए, डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। एंड फिर उसके बाद मंथली कंपाइलेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए रिवीजन करना इजी हो जाएगा, राइट। उसमें आप कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का पार्ट। देन उसके बाद आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो भी सोर्स पढ़ते हैं, जो भी आप मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, चाहे पॉलिटी के लिए जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो भी रेफ़र कर रहे हैं उससे अपने फाइनल स्टेज तक उसी पर्टिकुलर मटेरियल को रेफ़र करिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है पॉलिटी के लिए तो उसे ही पढ़िए, बीच में ही कहीं डीडी बासु या और कोई बुक मत उठाइए, राइट। अगर आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो उसे ही कंटिन्यू करिए। देन उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स करिए। आपका जो भी सोर्स रहा है उसको बस एक बार राइज करने से, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। खुद को बेवकूफ़ मत बनाइएगा। सिर्फ एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं रहता है, वो सिर्फ 5 और 6 आवर्स के लिए आपको याद रहेगा, बट उसके बाद आप भूल जाएंगे। सो मैं इस तरह से रिवीजन किया करती थी कि जो टॉपिक आज पढ़ा उसे फिर मैं 3rd डे पढ़ा करती थी। देन उसके बाद 7 डे के इंटरवल पे पढ़ा करती थी। देन उसके बाद मैं 7 डेज़ के बाद 1 मंथ के इंटरवल पे उसे रिवाइज किया करती थी, जिससे आपको और 2 और 3 मंथ्स के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक याद रह जाता है, राइट। फिर उसके बाद आप 3 मंथ्स के बाद रिविजन कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक का। सो इस तरह से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी प्रिपरेशन का है वो है टेस्ट सीरीज़, जो आपकी तैयारी को एक ट्रैक पे लेकर आता है। अगर आप ऑफ ट्रैक हो गए हैं तो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं या क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ से ही मालूम पड़ता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के दौरान आप खुद को एनालाइज करते हैं, राइट। आपकी नॉलेज को एनालाइज करते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं, राइट। सो टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जिसमें और 25 और 30+ कुछ टेस्ट रहते हैं, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। इनसाइट पे आई गेस 5 क्वेश्चंस पर डे जो हैं वो आते हैं क्यूज़ के फॉर्म में, सो आप उसे भी कर सकते हैं। अपने पूरे दिन का जो भी आपका टारगेट रहता है उसे ख़त्म करने के बाद आप वो 5 क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपको एक तो नई चीज़ें भी सीखने को मिल जाएंगी और थोड़ा आपको पता भी लग जाएगा कि आपको 5 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या कितने सेकंड में आपकी स्पीड क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट। देन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज़ लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस करके
आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं। क्या आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक का सही से रिवीजन नहीं किया था, या आपने उस टॉपिक के बारे में कभी सुना ही नहीं था, या आपने उस टॉपिक को ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा था, सही से नहीं पढ़ा था, अच्छे से उसकी स्टडी नहीं की थी। सो जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपकी क्या फॉल्ट रही है, क्यों आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके जो अगर वो टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें, राइट। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। इसी स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करेंगे तो आई नो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका पहला टेस्ट या पहला दूसरा तीसरा जो भी आपका टेस्ट रहेगा उसमें आपके कम मार्क्स आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, उसके बाद जब आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक को दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर नेक्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बॉदर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जो तैयारी है उसको रीअलाइन करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, राइट। सो गाइज, ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी। एंड द हिंदू आप पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, उसमें एडिटोरियल का जो सेक्शन आता है उसे अच्छे से पढ़िए। एंड उसके जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड जो एडिटोरियल्स रहते हैं उसे इग्नोर कर दीजिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई मीन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो भी कोई भी ऐसा एडिटोरियल जो आपकी इकॉनमी, आपकी बहुत सारी आपके जो भी ये है आपका करिकुलम है, जो भी सिलेबस है आपके इसका सिविल सर्विसेज का, प्रीलिम्स का, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिखता है तो उसे आप पढ़ लीजिए, उसके आप नोट्स बना लीजिए न्यूज़पेपर से। और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको क्या चीज़ कवर करनी होती है कि कोई भी ऐसे, क्योंकि एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, एंड वो कवर करना ज़रूरी भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रही है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ को कवर कर लीजिए, राइट। उसका थोड़ा नॉलेज जो है अपने नोट्स में रखिए, उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एंड मोमेंट पे उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ओके क्या चल रहा है, ये चीज़ आपकी कंट्री के लिए ज़रूरी है, राइट। सो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आई मीन तैयारी कर सकते हैं। एंड ये थी प्रीलिम्स के बारे में बात। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपको मेंस की तैयारी भी करनी है, आंसर राइटिंग भी करनी है, ऑप्शनल भी साथ में रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएं तो बेहतर होगा, बाद में आपके लिए बेहतर होगा, आपको परेशानी नहीं होगी मेंस के टाइम पे। एंड मैं एक बात ज़रूर आप लोग सभी से कहना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, कितनी है, आपका पोटेंशियल क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान जानता है, वो है आप खुद, राइट। सो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, डेडिकेटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, जो जैसा आपका टाइम टेबल है उसे फॉलो करिए। अपनी जो टू डू डायरी जो है आपकी, कि आपको पूरे दिन में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं, क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, उसे मेंटेन करिए एंड उसे फॉलो करिए। सो आपकी तैयारी जो है एक सही ट्रैक पे चलती रहे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड गुड लक।